नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। अभी हम इकाई 2 कर रहे हैं और आधुनिक काल में हम छायावाद तक कर चुके हैं। छायावाद के बाद जो उसका उत्तरार्ध भाग आता है वो है छायावादोत्तर काल। आज हमारा भाग 24 है, जिसमें कि हम प्रगतिवाद पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो छायावाद पूरा अपना जो है पूरा कर लिया है। तो छायावादोत्तर काल देखते हैं कि छायावादोत्तर काल में क्या क्या मतलब विशेषताएं रही हैं इसकी और कौन कौन से कवि हैं इसके प्रगतिवाद के। तो छायावादी और स्वच्छंदतावादी जो कवि हमने पढ़े हैं और कह लीजिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हम पढ़े हैं, उनकी जो अतिशय काल्पनिकता रही है और व्यक्तिकता जो रही है, उसके विरोध में प्रगतिवाद का उदय हुआ है। और लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, अप्रैल 1936 में। और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। एक प्रकार से एक आंदोलन है ये और एक प्रकार की विचारधारा है प्रगतिवाद में। इस अधिवेशन के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद रहे हैं। और प्रगतिवाद का जो समय काल है वो है 1936 ईस्वी से 1942, लगभग जो है 6-7 साल का समय जो है प्रगतिवाद का रहा है हमारा। प्रगतिवाद का जो सैद्धांतिक आधार है वो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। जो कार्ल मार्क्स का हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ते हैं, वही समझ लीजिए प्रगतिवाद जो है साहित्य में है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद की हम बात करते हैं, समाजवाद का मतलब होता है जितनी भी वर्ग के लोग हैं, चाहे कुछ लोग जो होते हैं वो शोषक वर्ग के होते हैं जो दूसरों का शोषण करते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी उद्यमी वर्ग होता है जो कि बहुत शोषण का शिकार होता है, वो हम कहते हैं कि जो समाजवाद है उनको बराबरी का जो कहते हैं देता है उत्तरदायित्व कि वो सब बराबर रहें। तो समाजवाद की बात है और साहित्य के क्षेत्र में वही हमारा प्रगतिवाद कहलाता है। इसका मूल उद्देश्य जो होता है वो जनजीवन की समस्याओं और नित्य प्रति के संघर्षरत जीवन का चित्रण करना इसमें होता है। और जो भी काल्पनिक बातें होती हैं उससे बहुत परे होता है ये प्रगतिवाद। इसमें यथार्थवाद की बात करी जाती है कि हर चीज़ जो है जैसी है सच है उसी को हमें मानना चाहिए, कल्पनाओं में नहीं हमें जाना चाहिए। तो प्रगतिवाद कल्पनाओं से दूर की बात हमें करता है। विशेषताएं क्या क्या हैं प्रगतिवाद की? पहला है सामाजिक यथार्थवाद, यानी कि जो भी दुनिया में हमें नज़र आ रहा है सिर्फ वही सच है। कोई भी कल्पना जो होती है जिसको हम साहित्य में कहते हैं, कविताओं में जो इमेजिनेशन होता है, अंग्रेजी में हम कह रहे थे, कल्पनाएं जो हम करते हैं वो कुछ भी सच नहीं होता। जो भी दुनिया में चल रहा है वो ही सब कुछ यथार्थवाद जो है उसकी बात करता है ये। फिर शोषकों के प्रति इसमें घृणा रोष दिखाया गया है, और शोषित लोग हैं जो कर्मचारी होते हैं या जो भी श्रमिक वर्ग होता है वो उनका करुण गान इसमें किया गया है। फिर क्रांति की भावना है, क्योंकि शोषक के प्रति जो है घृणा रोष है तो एक क्रांति तो अंदर होगी ही इंसान में, तो क्रांति की भावना की बात करते हैं ये। मार्क्स और रूस का स्तुति गान किया हुआ है, जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है मार्क्स का, उसकी बात इसमें की गई है। साम्यवाद की बात की गई है, यानी कि बराबरी की बात की गई है। नारी के प्रति इसमें सहानुभूति और संवेदना और मुक्ति है, और उसे स्वाधीन करने का दृष्टिकोण है इसमें प्रगतिवादी कविता में। नवीन सौंदर्य बोध है इसमें, लोक संस्कृति है। तो ये सारी जो है विशेषताएं हैं। प्रणय अनुभूति है, यानी कि प्रणय करना जो है किसी के आगे अपने प्रेम के जो है एक तरह से प्रेम को सामने रख देना। फिर बौद्धिकता है इसमें, दिमाग की बात है, व्यंग्यात्मकता है, हंसी खुशी है, जनजीवन से जुड़ी जो है भाषा शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यथार्थवाद की बात है। जो दुनिया में चल रहा है सिर्फ वही सच है, कल्पनाओं की कोई बात नहीं की गई, तो इसलिए जनजीवन से जुड़ी जो है भाषा शैली का इसमें प्रयोग किया गया है। फिर अब प्रमुख कवि देखते हैं कालक्रमानुसार। पहले जो कवि आते हैं इसमें वो है केदारनाथ अग्रवाल, जिनका समय काल है 1911 से 2000 ईस्वी, और इनका जन्म है कमासिन बांदा जिले के हैं ये। और इनके माता पिता हैं हनुमान प्रसाद और घिसट्टो नाम है माता का, और पत्नी जो है पार्वती है। प्रथम संग्रह इनका जो है वो है युग की गंगा, और ये बालेंदु उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे ब्रज भाषा में जब ये कवित्व सवैया छंद लिखते थे तब ये बालेंदु उपनाम का प्रयोग करते थे। फिर उन्होंने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं को जो अनुवाद है वो देश विदेश की कविताएं शीर्षकों में किया है, और ये इम्पोर्टेंट है। और साथ के साथ इन्हें जो है इनकी एक रचना है अपूर्वा, 1986 ईस्वी में इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। और कवि के रूप में प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल जो हैं वो सबसे ज़्यादा कलात्मक है। चाहे तो इनकी शब्द चयन की बात कर लीजिए, चाहे इनकी भावाभिव्यक्ति की बात कर लीजिए, और चाहे तो इनकी काव्यगत तटस्थता की बात कर लीजिए, इन सब में जो है ये केदारनाथ अग्रवाल सबसे ज़्यादा कलात्मक कहे जाते हैं। अब जो दूसरे आते हैं
वो है नागार्जुन। इनका समय काल है 1911 से 1998। तरौनी दरभंगा के हैं ये, इनका जन्म स्थान जो है। मूल नाम इनका वैद्यनाथ मिश्र है, लेकिन जो है नागार्जुन इनका जो है उपनाम है, और नागार्जुन नाम से ही ये रचनाएं रचते हैं। माता पिता गोकुल मिश्र और उमा देवी हैं। उपनाम जो है नागार्जुन। जब ये हिंदी में इन्होंने रचनाएं की हैं तब इन्होंने नागार्जुन नाम से रचनाएं की हैं। जब इन्होंने मैथिली और संस्कृत भाषा में रचनाएं की हैं तब इन्होंने यात्री नाम से रचनाएं की हैं। तो दो इनके उपनाम हो गए हैं, यात्री और नागार्जुन जो है इनके दो उपनाम हम कह सकते हैं। दोनों नामों से इन्होंने हिंदी में रचनाएं की हैं नागार्जुन से, और मैथिली संस्कृत में इन्होंने यात्री नाम से रचनाएं की, और इन्हें प्रगतिवाद का शलाका पुरुष बोला जाता है। प्रगतिवाद का शलाका पुरुष है एक तरह से ये, मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने जो कहते हैं ना कमाल कर दिया हो प्रगतिवाद में, इस प्रकार से इनका नाम प्रगतिवाद का शलाका पुरुष है, और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। और नागार्जुन की जो खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना है वो राम के प्रति है, जो कि सन 1935 ईस्वी में लाहौर से एक पत्रिका निकलती है विश्व बंधु, उसमें छपी थी इनकी जो है सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति। और इनकी जो रचनाएं देख लेते हैं अब हम। इनकी रचनाएं हैं युगधारा है 1953, फिर सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर है। भस्मांकुर जो है इनका एक खंड काव्य है बरवे छंद में। तालाब की मछलियां है, खिचड़ी विप्लव देखा हमने तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाले, और पुरानी जूतियों का कोरस। तो इस प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। और इनकी एक लंबी कविता भी है, हरिजन गाथा भी है। और इनको जो है एक इनका मैथिली काव्य संग्रह रहा है जो है पत्रहीन नग्न गाछ, जिसमें कि 52 कविताएं हैं। उसके ऊपर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1968 ईस्वी में। इस कृति पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। वैसे किसी और भाषा में जो रचनाएं होती हैं उसके ऊपर प्रश्न कम ही आते हैं यूजीसी नेट में, क्योंकि ये मैथिली भाषा की रचना है पत्रहीन नग्न गाछ। तो हिंदी भाषा से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो है इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए हमें। और इन्हें एक मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मिला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। राहुल सम्मान भी मिला है इन्हें हिंदी अकादमी पश्चिम बंगाल द्वारा। इस प्रकार से इनके जो काफ़ी इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। और ये तो बता ही दिया मैंने आपको कि इन्होंने जो है मिथिला भाषा में भी रचनाएं करते हैं, संस्कृत में भी रचना करते हैं, और ये हिंदी भाषा में भी रचनाएं करते हैं। और नागार्जुन ने अपनी कविता जो है प्रतिहिंसा जो है ही स्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। इन्होंने अपनी कविता को सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे है प्रसिद्ध और यह इम्पोर्टेंट बताया है यहाँ पे, प्रतिहिंसा ही स्थायी भाव है। उसी कविता के कारण अपने आप को बोलते हैं कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र है। फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने जो है नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है, नुक्कड़ कविता कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। और राजनीतिक कवि के रूप में इनको जाना जाता है। और राजनीतिक जो इनकी कविता है जो बहुत प्रसिद्ध है वो है बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतोरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और इसके बाद। तो ये जो है इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचनाएं, प्रसिद्ध कविताएं हैं। राजनीतिक कवि के रूप में भी जाने जाते हैं ये। उसके बाद आते हैं हम शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जो समय काल है वो है 1915 से 2002, और झगरपुर उन्नाव का जन्म स्थान है इनका। मूल नाम इनका शिवमंगल सिंह है, उपनाम इनका सुमन है। लेकिन जब भी आप नाम याद करते हैं किसी भी कवि का या किसी भी लेखक का, तो आप उनका पूरा नाम याद करिए, शिवमंगल सिंह सुमन। क्योंकि जब क्वेश्चन पूछेंगे पेपर में तो शिवमंगल सिंह नाम देंगे तो आपको सुमन एकदम से अपने आप ही याद आ जाएगा, क्योंकि साथ में आपने जोड़कर याद कर रखा होगा। फिर प्रथम संग्रह जो है इनका हिल्लोल संग्रह है, जिसमें कि मानुष जीवन के शाश्वत आवागमन पर विश्वास, प्यार, पीड़ा और प्रेम की गहरी प्रतीति का वर्णन किया गया है इसमें। और इनकी जो बाकी रचनाएं हैं वो है इनके जीवन, हिल्लोल तो है ही प्रथम रचनाएं इनकी। फिर है जीवन के गान। फिर जीवन के गान की भूमिका जो है में इन्होंने नवीन और दिनकर के मतों का प्रतिवाद करते हुए प्रगतिवाद को जीवन और साहित्य का नया दृष्टिकोण इन्होंने कहा है। फिर युग का मील है इसमें, और प्रलय सृजन है, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद जो जीवन के गान है जो इनकी रचना जो है दूसरे नंबर वाली, तो जीवन के गान रचना में इन्होंने अधिकांश कविताएं जितनी भी हैं इनकी सारी ही प्रगतिवादी हैं। प्रलय सृजन की जो भूमिका है इसकी, प्रलय सृजन की इसकी भूमिका जो है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखी है। इसमें भी प्रगतिवादी विचारधारा ही है। फिर विश्वास जो है बदलता ही गया, और
में जो है शोषक और शोषित की विषमता दिखाई गई है। फिर इनकी एक रचना और है पर आंखें नहीं भरी, उसमें छायावादिता है, उसमें प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति दिखाई गई है। और जो विंध्य हिमालय इनकी रचना है उसमें हिमालय की विराटता और ऋतु प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया गया है। एक रचना और है इनकी मिट्टी की बारात, जिसमें मिट्टी की महिमा का गुणगान किया गया है और कटे अंगूठों के वंदनवार में सामाजिक यथार्थ का चित्रण किया गया। इस प्रकार से ये इनकी शिवमंगल सिंह सुमन की जो है हमारी रचनाएं हैं। और कहते हैं कि सुमन जी जो है वो गांधीवाद से प्रभावित कवि हैं, गांधीवाद का बहुत प्रभाव है इनके ऊपर। पर आंखें नहीं भरी जो इनकी एक रचना है उसमें गांधी जी से संबंधित इनकी कई सारी कविताएं हमें मिल जाती हैं। फिर बाकी देखिए यहाँ पे आ गई रचनाएं, मिट्टी की बारात है, वाणी की व्यथा और पर आंखें नहीं भरी की बात अभी मैं कर रही थी। तो पर आंखें नहीं भरी जो है इसमें गांधी जी से संबंधित जो है बहुत सारी कविताएं हमें मिल जाती हैं, क्योंकि गांधी से प्रभावित कवि हैं ये शिवमंगल सिंह सुमन जी। और इनकी प्रसिद्ध कविताएं भी हैं, कुछ गुनिया का यौवन है, कलकत्ते का अकाल है, चल रही कुदाली। तो इनकी अलग से इन्हीं काव्य संग्रहों में से जो प्रसिद्ध कविताएं हो जाती हैं उनकी बात की गई है ये। फिर उसके बाद आते हैं वासुदेव सिंह त्रिलोचन पे। इनका जो समय काल है वासुदेव सिंह त्रिलोचन का वो है 1917 से 2007। जन्म स्थान इनका चिरानी पट्टी सुल्तानपुर है। फिर इनका जो मूल नाम है वो है वासुदेव सिंह और जो ये रचनाएं करते थे उपनाम वो त्रिलोचन रहा है। प्रथम संग्रह इनका धरती है 1945 ईस्वी में। और गजानन माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को जो है अवध का किसान कहा है, अवध का किसान कवि कहा है बल्कि इन्होंने, क्योंकि एक प्रकार से इन्होंने जो किसानों की भाषा है वो प्रयोग करी है अपनी रचनाओं में। तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने इनको क्या कहा है, अवध का किसान, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये भी। फिर त्रिलोचन की रचनाएं देख लेते हैं हम। धरती है 1945, गुलाब और बुलबुल, दिगंत है, ताप के ताए हुए दिन। और ताप के ताए हुए दिन पर जो है इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है 1981 ईस्वी में। और शब्द है, रचना उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। तो इस प्रकार से ये इनकी रचनाएं हैं। फिर अवधि काव्य कृति है इनकी अमोला, और 1990 में प्रकाशित इस कृति में जो है 2700 बरवे इनके संकलित हैं। और ये 1990 में जो है रचना प्रकाशित हुई है और 2700 बरवे छंदिन में है। तो ये बात जो है एक दो बार रिपीट करने पर जो है फिर याद हो जाती है इस प्रकार से। और तुलसी और गालिब में एक सी आत्मीयता की खोज करी है त्रिलोचन ने। और इनकी काव्य भाषा किसानों की भाषा है, क्योंकि जो है इनकी जो भाषा है वो उसमें जो है अनगढ़ता भी है किसानों वाली, उसमें आयासहीनता भी है, यानी कि जो किसानों के जो आम बोलचाल के शब्द होते हैं उनका भी इन्होंने प्रयोग किया है। और खुरदरी काव्य भाषा इनकी कही जा सकती है, जो कि इन्हें अन्य कवियों से पृथक करती है। इनकी भाषा जो है विश्व नागरिक की भाषा है, जो कि सब जो है उसको अपना अपना समझ के उस कविता को पढ़ सकते हैं। और त्रिलोचन का महत्व उनके सोनेट्स के कारण है। सोनेट एक अंग्रेजी शब्द होता है जो कि इटली के जगह से जो है संबंधित है। और सोनेट जो होता है वो 14 पंक्तियों की कविता होती है और बड़ी ही उसको सुर में गाया जा सकता है 14 पंक्तियों की कविता को। तो उसके कारण जो है त्रिलोचन का काफ़ी महत्व है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोनेट्स का संबंध बहुत है, सोनेट के कारण ही त्रिलोचन का महत्व है। तो ये लाइन जो है ये हमें पता होना चाहिए कि सोनेट जो है अंग्रेजी का शब्द होता है, 14 पंक्तियों की कविता होती है। उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, तो वो जो है त्रिलोचन प्रसिद्ध है, वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इस प्रकार से हमें याद कर लेना चाहिए ये। उसके बाद आते हैं अगले जो है वो है रांगे राघव। रांगे राघव का जो समय काल है वो है 1923 से 1963 ईस्वी। मूल नाम जो है इनका त्र्यंबक वीर राघवाचार्य इनका नाम है। और जो है व्याख्यानात्मक काव्य इन्होंने रचा है। अजय खंडहर इनकी एक रचना है 1944 में। 3 शीर्षकों में झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है इस रचना में, अजय खंडहर में। दूसरी रचना है मेधावी और फिर है पांचाली। आख्यानात्मक मतलब होता है जिसका आख्यान किया गया है, यानी कि एक तरह से व्याख्या की बात आ जाती है इसमें। तो इन्होंने 3 शीर्षकों का जो है अजय खंडहर में झंकार, ललकार और हुंकार नाम से स्टालिनग्राद का जो युद्ध हुआ था उसके स्थलों का इसमें वर्णन किया गया है रांगे राघव ने। उसके बाद इनके 2 मुक्तक काव्य भी हैं, पिघलते पत्थर है 1946 और रहा के दीपक भी हैं।
अब जो है हमने जो छायावाद उत्तर काव्य में प्रगतिवाद के जो काव्य पढ़े हैं उनके जो कभी कभी हमने उसमें देखे हैं, उसके अलावा एक रामधारी सिंह दिनकर कवि भी हैं जो कि प्रगतिवादी चेतना तो जिनके काव्य में है ही, साथ में उनके राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना भी हमें इनके काव्य में मिलती है, दोनों ही विद्यमान है। इनको जो है समय सूर्य और अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, समय सूर्य और अधैर्य का कवि। मैथिली शरण गुप्त को सामने इन्होंने स्वयं को जो है महज डिप्टी राष्ट्रीय कवि ही माना है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है तो इन्होंने स्वयं के लिए ही कहा है कि मैं तो महज डिप्टी राष्ट्रीय कवि हूँ, उनसे छोटा इन्होंने राष्ट्रीय कवि माना है अपने आप को। और उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया है, इसे गीति नाट्य भी माना जाता है। और उर्वशी में वही जो है लक्ष्मण की जो पत्नी है उर्वशी, उसकी बात इसमें की गई है। आगे देखते हैं। फिर जो इनकी प्रमुख कृतियां हैं वो काफ़ी सारी हैं इनकी। रेणुका है, हुंकार है, रसवंती है, द्वंद्व गीत है, कुरुक्षेत्र है जो कि इनका एक प्रबंध काव्य है, सामधेनी है, रश्मि रथी है, नील कुसुम है, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। तो इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हमें मिलती हैं। जो इनकी रेणुका रचना है, हुंकार है और रसवंती है, जो इनकी शुरू की ये 3 रचनाएं हैं वो इनकी आरंभिक रचना है। रेणुका जो रचना है उसमें अतीत के प्रति प्रबल मोह और वर्तमान परिवेश की नीरसता से त्रस्त कवि मन की वेदना इन्होंने अभिव्यक्त की है। इसमें राष्ट्रीयता भी है, जन जागरण भी है, त्रस्त कवि मन की वेदना भी अभिव्यक्त हुई है। और जो है राष्ट्रीयता, जन जागरण, प्रगतिवादी, क्रांतिकारी विचारधारा, चारों का ही हमें इस रेणुका रचना में इनका समावेश मिलता है। तो इसलिए इनको जो है दोनों प्रकार के कवि जो है माना जा रहा है, प्रगतिवादी भी हैं, साथ साथ इनमें जो है राष्ट्रीयता की भावना भी है इनकी रचनाओं में। फिर इनकी जो रचनाएं आती हैं, हुंकार रचना की बात करते हैं, 1939 में जो है प्रकाशित है। इसमें अतीत के गौरव गान की अपेक्षा वर्तमान दयनीय जीवन के प्रति आक्रोश और शोभ का भाव प्रकट करते हुए प्रलय और रुद्र का आह्वान कर विप्लव गान इन्होंने गाया है इसमें हुंकार रचना में इनका। और बच्चन सिंह ने जो है इसे वैतालिक का जागरण गान कहा है, इस रचना को, हुंकार को। और दिल्ली, विप थगा, हाहाकार, अनल, किरीट, प्रणति, जो ये सब है हुंकार रचना जो संग्रह है उसी की विशिष्ट कविताएं हैं। फिर रसवंती जो आती है 1940 में, उसका मूल स्वर, अभी हम रसवंती की बात कर रहे हैं, तो रसवंती में जो का मूल स्वर है वो छायावादी है, जिसमें उसकी रहस्यानुभूति और प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन हुआ है। और दिनकर का जो असली कवि रूप है इसी जो काव्य संग्रह है रसवंती, इसमें प्रकट हुआ है। इसमें कवि की सौंदर्यान्वेषी वृत्ति काव्य में ही हो उठी है, यानी कि सौंदर्य का अन्वेषण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो काव्य के रूप में जो है पलट गई है, काव्य के रूप में हमारे सामने आ गई है। फिर जो है दिनकर जो है एक प्रगतिवादी कवि भी हैं, जिन्हें सामाजिक चेतना का चारण भी कहा गया है, दिनकर को सामाजिक चेतना का चारण। द्वंद्व गीत की बात करते हैं, इनकी द्वंद्व गीत जो 1940 की रचना है, इसमें रहस्य परक, सुख दुखात्मक और लोकहित संबंधी रचनाएं हैं। इसमें जो है 115 रुबाइयों का संकलन किया गया है, जिसमें जीवन और जगत संबंधी रहस्यमयी भावनाएं व्यंजित हुई हैं। तो इसमें जो है रहस्य परक रचना भी कह सकते हैं हम द्वंद्व गीत को, और दुखात्मक और लोकहित संबंधी रचनाएं भी इसमें हैं। उसके बाद जो आते हैं हम बात करते हैं सामधेनी रचना की बात करते हैं 1947। ये राष्ट्रीयता से ओतप्रोत रचना है, इसमें सारी बात जो है राष्ट्रीयता की गई है इसमें। फिर नील कुसुम जो इनकी एक रचना है, नील कुसुम की बात करते हैं 1954 में, इसमें हमें दिनकर का एक नए रूप के दर्शन होते हैं। यहाँ काव्यात्मक प्रयोगशीलता के प्रति वे ज़्यादा हमें आस्थावान नजर आते हैं, यानी कि प्रयोगशीलता की ही बात की गई है इसमें। फिर हुंकार और सामधेनी जो इनकी 2 रचनाएं हैं, हुंकार की बात करते हैं और साथ में सामधेनी और हुंकार की बात कर रहे हैं। ये दोनों जो है दिनकर की प्रगतिवादी रचनाएं हमें मिलती हैं। तो जो कुरुक्षेत्र इनकी रचना है 5वें नंबर पे, कुरुक्षेत्र रचना जो है इनकी गांधीवादी अहिंसा दर्शन से प्रभावित रचना है। यह एक विचार काव्य है कुरुक्षेत्र, जिसमें चिंतन काव्य भी कह सकते हैं, जिसमें युद्ध की समस्या है, युद्ध के दुष्परिणाम है और शांति की समस्या पर कवि ने भीष्म और युधिष्ठिर के संवादों द्वारा जो है विचार प्रकट किया है। कुरुक्षेत्र में जैसे बातचीत हो रही है उस प्रकार से जो है इन्होंने बातचीत संवादों द्वारा ही वर्णन किया है। फिर इनकी जो रचना आती है उर्वशी की बात करते हैं हम, जो कि एक गीति नाट्य है। इसमें कवि ने इसको कामाध्यात्म कहा है। इसमें भी कवि के विचार तत्व जो है उसकी प्रधानता है।
5 अंकों में विभक्त रचना है, नाटकीय शैली में रचित है ये, और प्रबंधात्मक रचना है, गीति नाट्य है। और इसके जो काव्य है पुरूरवा और उर्वशी की कथा से संबंधित है। इसके माध्यम से काम और भोग की समस्या को वाणी मिलती है। इसमें काम वासना की बात की गई है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उर्वशी को प्रबंध काव्य ना मानकर इसको एक गीति काव्यात्मक काव्य भी माना है। वैसे प्रबंध काव्य है, लेकिन इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गीति काव्य माना है। फिर कुरुक्षेत्र जो रचना है इनकी, ये वाली प्रबंध काव्य जो है वो दिनकर की आधुनिक युग की गीता है। तो रश्मि रथी की हम बात करते हैं, इनकी जो रश्मि रथी रचना है वो एक खंड काव्य है। इसमें महाभारत के जो अप्रतिम योद्धा और दानवीर कर्ण है उसकी गाथा है मिलती है इसमें हमें रश्मि रथी रचना में, जिसके माध्यम से दिनकर ने हमें बताया है कि जाति, कुल, वंश, पद इत्यादि योग्यता तथा शक्ति के प्रतीक नहीं होते। तो रश्मि रथी में जो मेन बात की गई है वो कर्ण की बात की गई है। और इस प्रकार से परशुराम की जो प्रतीक्षा इनकी रचना है, एक परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो चीनी आक्रमण जो हुआ था 1962 के बाद 1963 की रचना है परशुराम की प्रतीक्षा, जिसमें उनकी एक बहुत बहुचर्चित कविता रही है एनाकी, वो भी संग्रहित है इसमें। इस संग्रह की 18 रचनाएं हैं, जिसमें राष्ट्रीय जागरण और राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इसका भाव इन्होंने व्यक्त किया है रामधारी सिंह दिनकर ने। इसमें भारतवर्ष के गरजते क्रोध और गर्जन, एकता और त्याग, कर्तव्य और बलिदान को इन्होंने वाणी प्रदान की है। फिर इनकी रचना आती है जो है एक हिमालय के प्रति एक रचना है, कविता है इनकी, जो दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का प्रारंभिक उन्मेष और प्रथम द्वार है। और फिर इनकी जो रचना है हारे के हरिनाम जो रचना है, इसमें भी राष्ट्रीयता ही इनका मूल स्वर रहा है। फिर इस प्रकार से जितनी भी ये काव्य रचनाएं थी, ये मैंने सारी आपको जो है वो इम्पोर्टेंट थी वो सारी हमने कर ली हैं। तो इस प्रकार से रामधारी दिनकर की भी जो रचनाएं हैं उनका बहुत कह सकते हैं हमें कि बहुत ही इनका इम्पोर्टेंट स्थान है इसमें हिंदी साहित्य में। तो रेणुका हुंकार है, कुरुक्षेत्र है जिसमें कर्ण की बात की गई है, रश्मि रथी है, उर्वशी है, परशुराम की प्रतीक्षा है, हारे का परिणाम है। इनके बारे में मैंने ज़्यादा बताया आपको, तो यही जो है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जो कि हमें पता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर का तक हमारा जो है ये छायावाद उत्तर काल का प्रगतिवाद हमारा हो जाता है पूरा। उसके बाद हमारा जो आएगा वो प्रपद्यवाद आएगा, जो कि नकेनवाद नाम से भी प्रसिद्ध है। और नई कविता है, समकालीन कविता रहता है, गज़ल रहता है, नवगीत रहते हैं। तो ये हमें जो है इसके बाद पूरा करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट भी आप कर रहे हैं, मैं काफ़ी सारे पढ़ती हूँ, थैंक यू उसके लिए बहुत बहुत। और आप वीडियोस देखते रहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ज़रूर, क्योंकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी रोज़ आजकल मैं हिंदी की एक वीडियो डालती हूँ, साथ साथ पार्ट 1 की भी कोशिश कर रही हूँ, पेपर 1 जो आपका है कि उसकी भी वीडियोस मैं रोज़ डालूँ। उसमें भी काफ़ी सारे नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। और आप हम किताब की बात कर रहे हैं कि किताब का नाम बताइए, तो अभी मैंने जो आपको बताया है कि पेपर 1 की ही मैंने एक किताब देखी है अभी मार्केट में, जो नए सिलेबस के हिसाब से आई है, ऑक्सफोर्ड की है, हरप्रीत कौर की। बाकी वो भी इंग्लिश मीडियम में ही देखी है, हिंदी मीडियम में मुझे नहीं मिली है। और हिंदी साहित्य के लिए जो है अभी स्पेसिफिकली कोई एक बुक नहीं आई है जिसमें सारा कुछ सिलेबस कहते हैं पाठ्यक्रम पूरा जो है लिखा गया हो। ऐसी कोई बुक अभी मुझे नए रिवाइज्ड सिलेबस के हिसाब से नहीं मिली है, मार्केट में कोई भी बुक दिखी है। और मैं भी जो पढ़ाती हूँ आपको उसमें काफ़ी सारी किताबों का प्रयोग करती हूँ। तो जब जैसे ही कोई पुस्तक आएगी, लेकिन मैंने पता किया है, कह रहे हैं कि अभी पुस्तक आने वाली हैं, चल रही हैं, पब्लिशिंग हाउस में अभी छप रही होंगी इस टाइम पे। जैसे ही आएंगी मैं तुरंत ही उसकी वीडियो बना के डालूंगी, ताकि आप भी वो बुक्स जो हैं वो ले सकें। और आप वीडियोस तो देखते देखते जो भी आपके पास बुक्स पहले से ही अवेलेबल है आप उनको पढ़िए, और साथ साथ वीडियोस भी देखते रहिए, अपने नोट्स भी खुद बनाइए, उस हिसाब से आप पढ़ते रहिए। तो हमेशा खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।